नमस्कार, एमसीयू दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल और आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के फाउंडेशन कोर्स ऑफ एक्टिंग के पूर्व निदेशक सीएम खन्ना सर। सर, आपका एमसीयू दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मोहनजोदारो, हम बच्चे हिंदुस्तान के, गोलमाल इत्यादि फिल्मों में आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं सर के बारे में सर्वविदित है कि सिनेमा में आपकी गहरी रुचि तो रही, लेकिन रंगमंच और थिएटर से आपका एक गहरा लगाव रहा है। सर के बारे में जैसा पता है कि आपके पास जो आया वो निराश होके नहीं गया और आज भी आपके साथ आत्मीयता के साथ लोग जुड़े हुए हैं। ये प्रभु की कृपा है। देखिए, एक एक्टर की नींव जो है ना, असल में वो कॉलेज के दिनों से पड़ती है। जैसे 1968 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, तो 15 अगस्त 1968 को मेरा स्टेज के ऊपर पहला प्रोग्राम हुआ। मैंने गाना गाया था, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे जी। इस गाने से मैंने, लेकिन प्रभु की कृपा कितनी अच्छी हुई मेरे ऊपर। जी। मेरे जो प्रोफेसर साहब सामने बैठे हुए थे, उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई। खासकर जब मैंने ये गाया, तू न रो माँ के तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा। सर, बहुत शानदार आपने सुनाया। और जैसा कि आपने ये गीत सुनाया, उसके साथ मैं देखता हूँ कि आपके अंदर वो क्रांति चेतना और हमारे पूर्वजों के प्रति जो स्नेह है वो झलक कर आया। मुझे ये गीत मेरी आत्मा के अंदर बस गया था। मैंने जब ये शहीद फिल्म आई तो मतलब रोम रोम में वो सारा चरित्र जो है उनका वो बस गया था। उसके बाद धीरे धीरे स्टेज के ऊपर मैंने मोनो एक्टिंग शुरू की। मोनो एक्टिंग से फिर आगे बढ़े तो भांगड़ा सीखना शुरू किया, भांगड़ा किया, प्लेज में काम किया। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाना है। जी। उन्होंने खुशी खुशी मुझे हाँ कर दी और FTII में 72 में मैंने FTII ज्वाइन किया। जी। और 74 में मैं पास आउट होके वहाँ से आया। उसके बाद जो है भाग दौड़ जीवन की, जाके लोगों से काम मांगना, तो कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है, स्वाभाविक है। और कभी कभी कुछ काम मिल जाता है तो उससे उत्साह बनता है। जी। फिर इसी तरह से आगे बढ़ती चली गई बातें। जी। और मुझे बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ मैंने 4 फीचर फिल्म्स में काम किया। गोलमाल, नरम गरम, झूठी, अच्छा बुरा, और एक सीरियल थी उजाले की ओर, उसमें काम करने का मौका मिला। उसमें अशोक कुमार जी और अपने डॉक्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैं बताऊंगा आपको, उनके साथ उनके बीच में काम करने का मौका मिला। फिर
श्याम बेनेगल साहब के साथ में 2 डॉक्यूमेंट्रीज में काम करने का मौका मिला। जी रामानंद सागर साहब के साथ एक फिल्म की, प्रेम सागर के साथ एक फिल्म की, एक आनंद सागर के साथ। तो सागर परिवार के साथ मेरा काफ़ी अच्छा संबंध रहा। फिर हाल ही में मैंने इनके साथ उनके ग्रैंड सन ज्योति सागर के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया। जी और फिर एक पिक्चर मुझे मिली एज ए राइटर, डायरेक्टर, हीरो ऑफ द फिल्म, जी हम बच्चे हिंदुस्तान के। जी। और राजश्री के साथ मैंने एक सीरियल की जिसका नाम है पेइंग गेस्ट, जी चंपक लाल। जी। चंपक लाल का रोल बहुत फेमस हुआ, पब्लिक ने बहुत पसंद किया। और आपको मैं क्या बताऊं, मैं जहाँ जाता था जी। लोग सिर्फ चंपक लाल बोलते जी। थे। कोई किरदार, दूरदर्शन में कोई किरदार ऐसा जहन में बस जाता है कि जी। लोग उसके नाम से हमें जानना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर फिर मैंने स्टेज के ऊपर बहुत सारे प्लेस करने शुरू किए। एक मेरा एकाकी यानी सोलो शो है जिसका नाम है जयद्रथ वध। जी ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, ये काव्य रचना है उनकी, और 3 घंटे का शो है। तो 3 बार ये मैं नॉन स्टॉप भी परफॉर्म कर चुका हूँ। इस तरह से मुझे फिर इंटरनेशनल प्लेज में काम करने का मौका मिला। एक प्ले, इंटरनेशनल प्ले है द मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड। जी उसके मैंने 932 शोज किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाल ही में मैंने एक प्ले किया इंटरनेशनल, उसका नाम है मुंबई मसाला। उसके 125 शोज अभी लंदन में किए हमने। जी। और हमारे जो वीसी साहब हैं, जी वाइस चांसलर साहब ना, जी जी। के चांसलर्स हैं, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर साहब जी सुरेश जी, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध हुआ जब मैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ फाउंडेशन कोर्स इन एक्टिंग सिखाने उनके IIMC में गया था जी दिखाने के लिए, भारतीय जनसंचार संस्थान में। यस, दिल्ली में। जी तो वहाँ ये डायरेक्टर थे, जी इन्होंने मेरा काम देखा, साथ में मैंने जयद्रथ वध भी करके दिखाया लोगों को, तो वो भी उनको बहुत पसंद आया। तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। जी ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात है। आई मस्ट टेल यू पीपल। जी हाँ जी। और सर, बताइए। जैसा आपने कहा कि आपने अभिनय की इतनी बड़ी यात्रा की, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभिनय में मुख्य अभिनेता और सहायक अभिनेता के मध्य कैसे समन्वय स्थापित होता है, और वो कैसे सिनेमा के पर्दे में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे हम किस प्रक्रिया के अंतर्गत ढालते हैं? देखिए, अभिनय तो अभिनय है, चाहे आप अमिताभ बच्चन जी के साथ कर रहे हैं जी या जितेंद्र जी के साथ कर रहे हैं। जी मुझे इन दोनों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने चीनी कम पिक्चर में काम किया था, जी और जितेंद्र जी के साथ मैंने हम तेरे आशिक हैं में काम किया था। प्रेम सागर साहब की डायरेक्शन में थी वो पिक्चर। जी और शाहरुख खान उस पिक्चर में राजू बन गया जेंटलमैन, तभी नया नया आया था, तो उसके साथ भी मेरे कई सीन हुए जी उस पिक्चर में। जी फिर संजय दत्त के साथ मैंने ज़मीन आसमान में काम किया। जी ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ खुशनसीबी है। जी सर, एक और इसके साथ ही एक प्रश्न जुड़ा हुआ है, नरेशन और डिक्शन में क्या अंतर है? क्या नरेशन और डिक्शन में क्या अंतर? देखिए, डिक्शन होता है उच्चारण स्थान। जी। जैसे एक एक अक्षर कहाँ से उच्चारण किया जाता है, उसका उच्चारण उसका कहाँ से होता है। आपने हिंदी में जब व्याकरण पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होगा, आपको सिखाया गया होगा, अकुह विसर्ग कंठ, जी, इचु यश तालु, ऋतु रस मूर्धा, ऋतु लस दंत, उपु औष्ठ, वकारस्य दंतौष्ठ, हो औ औष्ठ। जी। तो ये जैसे
अकुह विसर्ग कंठ, और संस्कृत में उसे कहते हैं अकुह विसर्ग निय नाम कंठ। जी तो अ कु यानी कवर्ग, जी क ख ग घ अंग, जी अकुह विसर्ग कंठ, जी इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ है। और उसके बाद इचु यश तालु, उसके बाद कंठ के बाद तालु का नाम आता है। जी ई चु, च और उ, चवर्ग और उ, वो तालु के साथ जीवा का स्पर्श होता है, तब जाके उसका उच्चारण होता है। जी तो ये एक बहुत गहराई में स्टडी करने वाले, हमारे जो हिंदी की वर्णमाला है जी 44 उसके अक्षर हैं, जी स्वर है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, फिर व्यंजन, ऐसे करके ये आपको डिक्शन सीखनी बहुत आवश्यक है। जी एक इंसान जब बात करता है तो लोगों को लगे हाँ कि उसने जो शब्द बोला है वो बिल्कुल अच्छी तरह और सही ढंग से बोला है। वो सीधे जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। करेक्ट। जी तो आप जब भी अपना रियाज करें, जैसे मैंने 35 साल लगाए पूरा जयद्रथ वध लर्न करने के लिए। एक बड़ी यात्रा थी। बड़ी यात्रा मतलब कठिनम कठिन कठिता उसका एक मैं आपको 4 लाइनें, बिल्कुल सर। 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत जी। करता हूं। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्र व्यूह को, शस्त्रास्त्र सजित घृतित विस्तृत शूर वीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तो बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। तो आप जो एक एक शब्द जो बोल रहे हैं जी वो इतना क्लियर लोगों को सुनाई पड़ना चाहिए कि उनको समझने में कोई तकलीफ ना हो। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। हाँ कि चाहे सिनेमा हो, रंगमंच हो, मीडिया का क्षेत्र हो, इसमें स्वर संस्कृति की अपनी एक महत्ता होती है, यानी बिल्कुल। वॉइस कल्चर की। बिल्कुल बिल्कुल। उस संबंध में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वॉइस को अच्छा रखने के लिए रोज़ उसका रियाज करना ज़रूरी है। जी एक तो पहली एक्सरसाइज है कि आप ओम का उच्चारण करें। ओम, एक तो वो। जी दूसरा हमिंग साउंड, इससे जी आपकी आवाज़ जो है, तो अगर आप मान लीजिए बहुत धीमे से बोलना चाहते हैं, जी मैं आपसे कह रहा था कि मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि किसी और को न पता चले। एक है कि कोई इंसान बहुत दूर चला गया और आप उसको ज़ोर से पुकार के बुलाना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे बहादुर। तो ये दोनों उतार चढ़ाव आपको रोज़ उसका अभ्यास करना पड़ता है। जी करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आपसे हमने स्वर संस्कृति जानी, हाँ। और इसके साथ हमने ये देखा कि आपने अपने जो अनुभव अभी साझा किए, उसमें चाहे हमारी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसकी वैज्ञानिकता हो, या स्वर संस्कृति में हमारे योग, अध्यात्म और दर्शन का प्रभाव हो, इन सबको हमने देखा कि इन सबका बराबर समन्वय है। और इसी यात्रा में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने सिनेमा में भी पर्याप्त फिल्में की, लेकिन थिएटर में आपका ज़्यादा रुझान रहा और है। थिएटर देखिए, ये एक इतना बड़ा समंदर है। जी अभिनय कला जो है
इसमें जो नवरस आते हैं, जैसे श्रृंगार रस, जी हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स, जी और फिर भय, भयानक रस, अद्भुत रस, उसके बाद शांत रस। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी रसों में एक साथ आपको डूबने का मौका मिलता है। जैसे आप जयद्रथ वध देखेंगे तो उसमें शौर्य भी है, जी यानी वीर रस है, और उसमें आपको रौद्र रस भी मिलेगा, करुण भी मिलेगा। करुण भी मिलेगा, और प्रेम यानी श्रृंगार रस भी है। और इतना ही नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जी तो वो आपको शांत रस भी मिलेगा। जब प्रभु ऐसे करके कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये एक शांत रस, क्योंकि भगवान जब बोल रहे हैं तो उनको किसी चीज से राग अनुराग तो है नहीं, जी निर्लेप है प्रभु तो, ठीक है ना। वही सृष्टि और लय दोनों के। हाँ, तो कहने का भाव ये है कि उसमें 3 घंटे की मान लीजिए एक साथ आपको वो करनी है, जयद्रथ वध की परफॉर्मेंस करनी है, तो फिर आप उसके अंदर डूब जाते हैं, जी आत्मविस्मृति हो जाती है, अपने आप को भूल जाते हैं आप। फिर एक एक रस के अंदर आप डूबते चले जाते हैं, जो कि सिनेमा में इसका अनुभव नहीं हो पाता। जी आपको अगर गहराई में जाना है और उसको सही ढंग से सीखना है, जी तो वो रंगमंच जो है उसके लिए चाहे आप किसी के घर में परफॉर्म करिए, एक कमरे में, इतने से कमरे में 3 घंटे का शो कर सकते हैं आप। जी आप अपने आप में खो जाओ ना, आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। रंगमंच हमें ये सिखाता है। जी सर, ये तो रही रंगमंच की बात, और इससे ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है, रंगमंच के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, और रंगकर्मी जो भी प्राथमिक स्टेज में है उसके साथ उनका अर्थ का प्रबंधन जुड़ा होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, संसार में कला जो है ना, ये वित्त के बगैर पनप नहीं सकती। एक आर्टिस्ट भूखा मर रहा होगा, वो बेचारा अपने आध्यात्म की ओर या अपना अभिनय की ओर प्रैक्टिस करेगा या पहले भूख का इंतज़ाम करेगा? बिल्कुल, आप समझे ना। जी जब काम का अभाव रहता है, कोई उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, और जगह जगह उसको भटकना पड़ता है, तो कला का विघटन होना शुरू हो जाता है। जी एक तो ये हमारे देश में ना छोटे छोटे जो थिएटर्स हैं उनकी बहुत कमी है, जी और एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स की बहुत ही कमी है। देखिए, आप इतने बड़े बड़े थिएटर मत बनाइए जिसमें 1000 लोग एट ए टाइम आके देखें। छोटे छोटे थिएटर बनाइए जिसमें 100 लोग देखें, 100 लोग बैठ के देखें, और उसमें ज़्यादा खर्च ना करें आप। जी मैं कहता हूँ प्लास्टिक की कुर्सियाँ रख दीजिए, ठीक है। सामान्य से एयर कंडीशन नहीं बना सकते तो पंखे लगा दीजिए, और 30 लोगों के बैठने के इंतज़ाम कर दीजिए। आर्टिस्ट आए, अपना आके परफॉर्म करे, तो झोली फैला के आपसे जो कुछ आपसे बने वो उसको दे दो, ताकि वो अपनी कला को निखार सके, आगे बढ़ सके। इतने बड़े बड़े भवन बनाने के बाद कलाकारों को तो कोई चांस नहीं मिलता, केवल जिनका नाम है तो उन्हीं को वो
डेट मिल जाती है, जो बेचारे नए आर्टिस्ट हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं, उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, जी लेकिन चूंकि थिएटर वाले की टिकट्स उसके नाम पे बिकती नहीं, इसलिए वो उसको लेता नहीं। जी ये एक हमारे देश में बहुत भारी, यानी आप समझ सकते हैं, समस्या है। हमें अपने देश में छोटे छोटे थिएटर्स पूरे हर शहर में, ज्यादा लागत से नहीं, आप टीन का छपड़ा डाल दो ना, जी आप समझो कि गरीब से गरीब आदमी भी अपना 25 रुपए की टिकट लेके आके अंदर बैठ के देख सके ना। और जितने कलाकार हैं, जितने म्यूजिशियंस हैं या संगीतकार हैं या गायक हैं, वो आके शाम को एक राग गा के चले जाएं, उनको थोड़े पैसे मिल जाए तो रात को रोटी खा के सोएगा। जी नहीं तो वो कब तक सितार लेके या तानपुरा लेके अपना रियाज करेगा और भूखा सोएगा। बिल्कुल सर। ये बात है। सर एक और प्रश्न है जो सबसे गंभीर है कि वर्तमान में सिनेमा में अश्लीलता का भोंडापन एजेंडा बहुतायत से प्रचलित हो चुका है। इससे सिनेमा के संसार के समक्ष क्या चुनौतियां आती चली जा रही हैं और ये समाज को कहाँ लेके जाएगा, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, मैं एक इस चीज़ के बारे में बहुत चिंतित हूँ। लोग हमारी अपनी जो यानी धरोहर है, जो इतनी महान संस्कृति है, क्या तब शकुंतलम नहीं था? जब भरत मुनि जी ने इतना बड़ा नाट्य शास्त्र लिखा तो दुनिया में किसी को मालूम था थिएटर क्या होता है? सही बात। जब उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा और प्रत्येक रस के ऊपर अनुसंधान किया, कहाँ है ऐसा दुनिया में? आप देखिए, हमारा तो सारा साहित्य जो है, हमारे जितनी आध्यात्मिक ग्रंथ भी जितने हैं, यानी आप श्री रामचरित्र मानस ले लीजिए, आप ढोलक लेके ये गाना शुरू कीजिए सुंदरकांड, जी स्वयं लोग आपके इर्द गिर्द बैठने शुरू हो जाएंगे। स्वयं हमारे तुलसीदास जी ने जहाँ पर रामलीला शुरू की थी, जी आज भी वहाँ रामलीला होती है रोज। अब ये बताइए कि रामलीला क्या रंगमंच नहीं है? जो हम लोग ये करते हैं महाभारत के ऊपर जी नाट्य करते हैं, आज का जो शो है जी जयद्रथ वध, वो महाभारत के ऊपर है। जी तो क्या ये नाट्य नहीं है? इनको बढ़ावा कौन देगा? और ये हमारी अपनी संस्कृति के बारे में है, ये किसी विदेशी मूल की संस्कृति के बारे में नहीं है। भारतीयता की बात है। भारतीयता की बात है, भारत की विरासत के बारे में बात है, जी भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी चीज को बढ़ावा दीजिए आप लोग। बहुत बड़े बड़े थिएटर्स के अलावा आप इसी कैंपस में छोटे छोटे थिएटर्स बनाइए, जी जो आपके जितनी भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं वो आके वहाँ पे परफॉर्म करें। हर संडे को उनका शो रखिए ना। 52 आर्टिस्ट आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। एक आर्टिस्ट का शो रखिए, 1 घंटे का होता है। जी 52 लोगों को एक छोटे से थिएटर में, इतना सा एक थिएटर बना दीजिए जी जिसमें आके 51 लोग बैठ जाएं जी या 30 लोग बैठ जाएं और वो अपना कार्यक्रम करें सामने। जी इससे बढ़ावा मिलेगा हमारी अपनी संस्कृति को जी और प्रतिभाशाली लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। देखिए, आर्टिस्ट को जब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसका दिल उत्साह से भर जाता है और उसकी प्रतिभा में फिर निखार आता है। जी सर, इस साक्षात्कार की अगली
श्रृंखला के समापन के पूर्व एक अंतिम प्रश्न है। हमारे विश्वविद्यालय में फिल्म विभाग का पाठ्यक्रम चलता है, तो हमारा विश्वविद्यालय रंगमंच और सिनेमा की दुनिया के साथ कैसे कदम ताल कर सकता है, उस पर कुछ आपके नवाचारी विचार यदि सामने आए तो हम सबके लिए लाभदायक होंगे। मैं एक बात बताऊं, जिस तरह आपने ये 2 कैमरास लगाए यहाँ पे, ये आपने एक इंडस्ट्री पैदा कर दी है। जी। इसी तरह से खोज कर अपने सारे शहर से, अपने प्रांत से यही इंडस्ट्री पैदा करिए। किसी को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं, हॉलीवुड जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से जो लोग आगे बढ़े तो उनका सारी दुनिया में नाम हो। आज टीवी है, घर घर में है, अब तो यूट्यूब है, आपका सारा घर घर में जा रहा है। जी। आप इसको पिक्चराइज करके, एडिट करके सीधा यूट्यूब पर डाल दीजिए, या आपका अपना चैनल है जी, उसकी धीरे धीरे उसकी जो व्यूअरशिप है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप अपना चैनल खोलिए, सरकार के पास तो सब कुछ है। जी। हम लोग चंद्र पे पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही हमारे देश ठीक की। है ना, चंद्रयान 3 वहाँ पहुंच गया है। तो आप अपना एक चैनल, सर्वर, थोड़ा सा जो भी रास्ता है उसका, जी। तो वहाँ पे आप रोज़ नई चीज़ पेश करिए। और मध्य प्रदेश तो फिल्मों के मामले में एक अच्छा प्रदेश बन के उभरा है। मोहनजोदारो भी आपकी जबलपुर के भेड़ाघाट में भी शूट हुई थी, और भुज में भी शूट हुई थी। जी। तो मेरा कहने का भाव ये है सर कि आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाइए। जी। लोग ज़माने भर से लोग यहाँ पर काम करने आएंगे। जैसे आपने ये स्टूडियो बनाया है, यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी तरह रिकॉर्डिंग थिएटर है आपका, जी। वहाँ पर संगीत रिकॉर्ड करिए। लोगों को, बच्चों को आइए, उनको बोलिए कि गीत अपने जो भी आप गाना चाहते हैं गाइए, और उनको ऑन एयर रखिए, डालिए। अब तो आपके पास सारा संसार खुला पड़ा है आपके सामने। जी। व्योम है, आकाश है आपके सामने, जितना उड़ना चाहो उड़ जाइए। एक कैमरा लेके आप पूरे शहर में चले जाइए, जो अच्छी चीज़ लगते है उसको शूट करते जाइए और पब्लिक को दिखाते जाइए, कोई आपको पूछने वाला नहीं। जी। और उसमें आप अपने मंदिरों को दिखाइए, अपने पाठशालाओं को दिखाइए, गुरुकुल को दिखाइए, और जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, रंगमंच पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको जाके शूट करिए, उनके क्लिप्स दिखाइए कि जाइए भाई ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, वहाँ जाके आप देखो। तो आप देखिए, आपको रोज़ लोग सुनना शुरू करेंगे। ये जितने भी आजकल यूट्यूब के ऊपर रोज़ कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, जी। आप अपने चैनल पे बोलिए, जी। आपको रोज़ कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट को। बात है कि नहीं? जी। तो वित्त का ऑलरेडी आपके पास समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं कमा के दिखा देंगे सबको। कोई भी आर्टिस्ट आए, वो अपनी चीज़ पेश करे, आप उसको शूट करके तो दिखाइए पब्लिक को, तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। जी। एमसीयू दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे सीएम खन्ना सर। आपके बहुमूल्य समय के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दर्शकों, फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे मेहमान के साथ। अपने कार्यक्रम में जुड़े रहिए एमसीयू दर्शन के साथ। फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं, कुछ नया और कुछ अच्छा अनुभव आपके साथ लेकर के आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।